गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हमने भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी जिनके माध्यम से हम चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें कल हमने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था कि कोई भी हमारा बंद पृष्ठ होगा, उस बंद पृष्ठ में से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, यानी जब हम क्यू आवेश रखेंगे, क्यों आवेश होने से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से उसमें वैद्युत बल रेखाएं निकलने लगेगी। वैद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से होकर जितनी बल रेखाएं गुजरेगी, उनकी संख्या की मापी क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। इसे हम किससे डिनोट करते थे, फाई ई से डिनोट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। तो ये कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, और इसका मान कितना निकल के आया था, E/dA cos थीटा। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा आज गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम, यानी जिस नाम पर ये चैप्टर है वही आज का हमारा टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर वर्ष 5 नंबर का इस पर क्वेश्चन बनता है। 1 नंबर की या 2 नंबर की इस पर परिभाषा जरूर आती है। यानी ये टॉपिक ऐसा है, इसमें से आपको कुछ ना कुछ देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय, यानी गॉस ने वैद्युत फ्लक्स के संबंध में क्या नियम दिया, यही इसमें बताया गया है। तो देखते हैं। गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। इसके अनुसार पहले ये चीज़ समझो, क्या चीज़ है कि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, और जो ये इस तरह का पृष्ठ होता है उसे हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो कल्पना करी थी वो किसने की थी, गॉस ने करी थी। इसलिए ये एक काल्पनिक पृष्ठ माने जाते हैं। इन काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये काल्पनिक पृष्ठ होते हैं, इस पर हमने कोई आवेश दे रखा है, तो इसमें कुल आवेश होगा परिबद्ध, इसके चारों ओर कुछ आवेश होगा, और इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, जिसे हमने क्या कहा था, वैद्युत फ्लक्स कहा था। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और जितना यहाँ पर आवेश होगा इस बंद पृष्ठ में, उन दोनों के बीच एक रिलेशन देता है ये नियम, गॉस का नियम। तो यह गॉस की प्रमेय किसमें, वैद्युत फ्लक्स फाई ई में और क्यू में, यानी हमारे पास कोई भी पृष्ठ होगा इस तरह से, इसे हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि ये किसने दिया था, गॉसियन ने कल्पना करी थी। और जब हम इस पर कोई आवेश दे देंगे क्यों, तो वो आवेश क्या होगा, इसमें बंद होगा, यानी हर जगह क्यों आवेश होगा, क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, और वैद्युत क्षेत्र होने से इसमें जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजरेगी, और उन वैद्युत रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। और जो ये फ्लक्स ई होगा, और जो ये आवेश हम इससे पूरे इसमें आवेश परिबद्ध है, उसका आवेश में क्या बताती है, एक संबंध बताती है। यही क्या कहलाती है, गॉस की प्रमेय कहलाती है। और वो संबंध क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, मेन परिभाषा गॉस की प्रमेय की ये है। आपको अगर गॉस की प्रमेय की परिभाषा जी पूछी जाए, तो जो मैंने ये इन्वर्टेड कॉमाज में लिख रखा है, बस आप लोगों को यही देनी है अगर 1 या 2 नंबर में ये परिभाषा पूछी जाती है। तो क्या है परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ है कोई, उससे जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स का मीनिंग है जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, वो उससे जितना भी उस पर आवेश होगा, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। जो वैद्युत फ्लक्स है क्या होगा, आवेश का 1/ε0 गुना होगा, जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यही इसकी मेन इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ये आप याद रखेंगे। यानी कोई बंद पृष्ठ है,
उस बंद पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरी है और उस पृष्ठ का कुल जो आवेश है वो किसके एप्सिलॉन नॉट गुना होगा किसके, वैद्युत फ्लक्स के। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसकी। तो यहाँ से हमने यदि किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश क्यों है तो उससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह भी मैंने लिख के दिखा दिया आपको। परंतु बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स ये भी होता है, कल हमने निकाला था फाई बराबर ई इंटू डी ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू डी ए, यानी फाई इसके भी बराबर है फाई इसके, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन है किन में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी ए में फाई बराबर है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये आप याद रखेंगे कि हमने मान लिया कि आवेश क्यों था और वो किसके गुना है, एप्सिलॉन के। तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, फाई बराबर बन जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कल ये फॉर्मूला निकालता फाई बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब जो आगे आता है उत्पत्ति प्रूव करने को आती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हो तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए, या गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, कई तरीके से पूछ लेता है। तो आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए। अब हमें प्रूव करना है क्या, गॉस का नियम, यानी फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है इसके लिए। तो आओ देखते हैं क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं और इसके केंद्र से एक धनकोण बना लेते हैं। यानी यहाँ पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, पहले तो ये पूरा पृष्ठ था, इस पृष्ठ पे एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया हमने, उस पृष्ठ को हमने किससे मिला दिया, उसके केंद्र से मिला दिया। तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, धनकोण बन जाएगा, और इसके केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश भी रखा हुआ है। ये पूरा पृष्ठ क्या है, ए है। तो यहाँ से ये इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र ई है, और हमने एक वेक्टर डी ए, यहाँ से बहुत छोटा सा डी ए वेक्टर ले रहे, तो इसके बीच एक कोण बन जाएगा थीटा, और ओ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, आर। इस चित्र में सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। यानी एक आवेश क्यू है वो कहाँ पर स्थित है, बंद पृष्ठ है कोई हमारे पास, उसके केंद्र ओ पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए है। यानी एक छोटा सा अवयव ले लिया हमने, कहाँ पर, पूरे पृष्ठ पर। जैसे ये हमारा पृष्ठ था, इस पृष्ठ के छोटे से भाग पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया डी ए, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु क्षेत्रफल अवयव या एलिमेंट एरिया। कल बताया था एलिमेंट एरिया क्या होता है, छोटा सा जो भाग हम किसी का लेते हैं। तो चूंकि हमने क्षेत्रफल का लिया है तो इसे क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल अवयव बोलेंगे। तो माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है। माना कि O P बराबर R, यानी O से P तक की दूरी कितनी मान ली, स्मॉल r। क्षेत्रफल अवयव DA को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए वेक्टर DA से निरूपित कर सकते हैं। तो हमने कल आपको बताया था क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, यानी किसी क्षेत्रफल से बाहर की ओर हम इस तरह से कोई रेखा खींच देंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर DA बन जाएगा। तो हमने ये यहाँ से एक लंबवत इसमें क्या ले लिया, DA क्षेत्रफल ले लिया, और विद्युत क्षेत्र क्यों के कारण विद्युत क्षेत्र की दशा ये है, तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगा थीटा, किसके बीच, DA और विद्युत क्षेत्र के बीच। माना बिंदु O पर स्थित आवेश क्यों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है, जो कि OP दिशा के अनुदिश है। यानी देखो ये OP दिशा में लग रहा है, इस दिशा में हमें दिख रहा है विद्युत क्षेत्र E।
क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट विद्युत फ्लक्स। और जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया था ये पूरे उसमें उससे हम उसमें मान लेंगे कि उसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई इंटू डी ए, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर ई भी है और डी ए भी है। और यही हमने कल क्या पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए। डी ए क्यों यहाँ पर डी फाई क्यों लिया, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल में से कितनी विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो चीज़ है। अगर हमें पूरे का निकालना तो हम इसका दोनों तरफ से क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और इंटू डी ए क्या होता है, इंटू डी ए होता है ई डी ए कोस थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा खुलता है। तो इन दोनों वेक्टरों के बीच में भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और इन दोनों वेक्टरों के बीच में भी डॉट प्रोडक्ट है। तो वो कैसे खुला, ए बी कोस थीटा। तो ये कैसे खुलेगा, ई डी ए कोस थीटा खुलेगा। भाई ई की जगह ए मान लो, बी की जगह क्या मान लो, डी ए मान लो। तो ये ऐसे खुल जाएगा, जहाँ थीटा वेक्टर ई व डी ए के बीच क्या है, कोण है। और हम जानते हैं कि ई बराबर 1/4πε0 Q/r होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो ये ई का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो डी फाई ई बराबर Q/4πε0 डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और डी ए कोस थीटा 4/r स्क्वायर क्या पढ़ाया था कल धन कोण में, डी ओमेगा, छोटा सा कोण बताया था। डी ए कोस थीटा अपॉन आर के बराबर क्या होगा, डी ओमेगा। ये याद रखना है आपको यहाँ से। तो वे छोटी छोटी परिभाषा इसलिए पढ़ाई गई थी। तो अब क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर Q/4πε0 डी ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल फ्लक्स। पहले तो हमने जो हमारा ये छोटा सा फ्लक्स था इसमें से हमने विद्युत फ्लक्स दिखाया, वो कितना आया, वो इतना आया। अगर अब मुझे पूरे पृष्ठ में से बताना हो इस पृष्ठ में से कुल कितना विद्युत फ्लक्स बाहर जा रहा है, कितना विद्युत फ्लक्स बाहर जा रहा है, यानी इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो वो बताना हो तो हम क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से इसका समाकलन करने पर ई का ये यहाँ पर फाई बराबर ई इंटू डी ए का मान कितना आया, Q/4πε0। देखो ई इंटू डी ए का मान कितना आया, ये वाला आ रहा डी फाई का। तो यहाँ से इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्यों भी कांस्टेंट राशि है, 4 पाई भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट। ये तो क्या जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा केवल डी ओमेगा। और जब ऐसी स्थिति होती है तो ये इससे कट जाता है तो केवल क्या बचता है, ओमेगा बचता है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओमेगा। और ओमेगा का मान हमने कितना बताया था आप लोगों को, 4 पाई। तो ओमेगा का मान रख देंगे 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा फाई बराबर Q/ε0 डी फाई। ये हमने यहाँ पर दिखाई रखा है आपको, ठीक है। तो यह क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया गॉस की थ्योरम। इसको आप 1-2 बार समझेंगे, कोशिश करेंगे। जो चीज़ें समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, जिससे उन सभी स्टूडेंट को लाभ हो सके जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। और आपके जितने भी फ्रेंड्स या कहीं भी रिलेटिव में जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं उन सभी छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच सके, वे भी इस वीडियो का माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सके। तो उन सभी बच्चों की आप हेल्प करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। उनसे आप लोगों का ही फ़ायदा है, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा और आप अपनी वीडियो को देखकर अपना काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट दिया जा रहा है जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर का एक एक चीज़ कराई जा रही है। अगर जिन्होंने अभी तक शुरू से वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल न्यू फिजिक्स पर
एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में क्लास 12 फिजिक्स के नाम से एक फ़ोल्डर है, वहाँ पर आप उन सभी वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हुए एक के बाद एक वीडियो क्रम से पड़ी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।